साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं अपनी तरफ से बिहार राज्य में जो कुछ हो रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, और चूँकि मैं किसान सभा से भी संबंध हूँ, तो मैं अपनी बात, राज्य की बात, किसानों की समस्या के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ बात आपसे करूँ। आप जान रहे हैं कि ये 2025 है और पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये राज्य अब चूँकि चुनाव में है, पहले फेज़ के चुनाव हो चुके हैं और दूसरी फेज़ की चुनाव 11 तारीख को होने वाली है और आज 9 तारीख है। तो आज शाम शायद प्रचार भी बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप देख लीजिए, इस चुनाव में एक त्रिकोणात्मक ढंग से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें 2 गठबंधन है और एक प्रशांत किशोर जी की एक पार्टी है जनसुराज। ये जो 2 गठबंधन बनी है, ये दोनों गठबंधन बहुत आखिरी समय में बना है और सीट शेयरिंग के मामले में जो कुछ होता रहा है, इससे आप सब अवगत हैं, जो बहुत अच्छा प्रभाव जनता पे नहीं डालती है। और देश की समस्या तो बनी हुई है ही, राज्य की समस्या भी बनी हुई है। मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो एनडीए की जो सरकार अभी है, जिसमें जदयू है और भाजपा है, और फिलहाल हाल ही के दिनों में जो राज्य में जिस तरह के हिंसक कुछ कार्यक्रम हुए, इसमें एक जाने माने बाहुबली अनंत सिंह का भी नाम आता है, और जिस तरह से सरकार ने उनको डिफेंड किया, ये बोलते हुए कि वो दूसरे गठबंधन लालू जी और की सरकार से वो जूझ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगा कि आप जब राज्य में एक तरफ से गतिविधि हुई, हिंसा की गतिविधि हुई और उस गठबंधन को आप जंगल राज बोलते हैं और फिर आप किसी बाहुबली के संरक्षण में उसको डिफेंस करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आप बात बोलते हैं। खैर, वो जो हुआ सो हुआ, जनता डिसाइड करेगी, लेकिन वो एक नागरिक के रूप में और किसान के मैं प्रतिनिधि हूँ, इसके रूप में मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है जो एक अच्छा प्रभाव नहीं डालता। मैं दूसरी तरफ के गठबंधन जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, जिसमें कांग्रेस पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है और वीआईपी पार्टी है, वो भी आनंद फानंद में लास्ट तक उसके सीट शेयरिंग होते रहे। मैं उस पर भी कमेंट करता हूं कि वो भी एक अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। आप देख लीजिए, मैं खास करके मैं प्रतिबद्ध हूँ ऐसी विचारधारा से जिसमें मैं चाहता हूँ कि प्रगतिशीलता की बात हो। तो कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि कांग्रेस पार्टी को कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी, कम्युनिस्टों को कुछ और सीटें मिलनी चाहिए थी। वीआईपी पार्टी के जो उनका अपना जो बार्गेनिंग है, उसके दबाव में उन्होंने वीआईपी के जो साहनी हैं, उनको, मुकेश साहनी को उन्होंने डिप्टी सीएम पद ऑफर कर दिया कि यदि उनकी सरकार आएगी तो डिप्टी सीएम बनेंगे। आप ये देख लीजिए कि ये सब क्या हो रहा है। और तेजस्वी जी ने भी अपनी तरह से, वो एक तरह से कांग्रेस से और अपने गठबंधन के लोगों से करवा लिया कि वो सीएम के कैंडिडेट होकर के नेतृत्व के साथ वो लड़ेंगे। ये सब तमाम चीज़ें जनता देख रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ और शुभकामना मेरी है कि उनके जो महागठबंधन है, एक लंबे समय से वो सत्ता से बाहर रहे हैं, बीच में कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अब चूँकि मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी का एक अपना एज हो गया है और राजनीति में लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से चलने के लिए सत्ता में परिवर्तन होते रहना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। तो मैं तो कहूँगा कि जनता जब चुनाव करने जाए तो इन सब चीज़ों को देखे। अब देख लीजिए कि जब चुनाव की जो प्रचार हो रही है, तो इस प्रचार में क्या हो रहा है, आज भी जो है सो धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, उसी के अनुसार लोग सीट लोगों को देते हैं, प्रतिनिधियों को। ये सब चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अब नई पीढ़ी आ गई, नए समाज बन रहे हैं, नई ज़रूरतें हैं, तो रोजगार की बात होनी चाहिए। और इस रोजगार की बात मोदी जी ने बहुत पहले देश के चुनाव में कहा था कि हम रोजगार सृजन करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक जुमला बन के रख गया। आज जब तेजस्वी इस बात को रखते हैं कि हम इस चुनाव में हर एक परिवार से एक लोगों को देंगे, तो उस पर अटैक हो रहा है इस बात को लेकर के कि वो शायद नहीं दे पाएंगे। हमें लगता है कि यदि सरकारें हो जाए इसके लिए प्रतिबद्ध, और सरकारें यदि जनता को इलेक्शन के पहले वादे करके यदि आए, तो संभव है कि ये कर पाएँ। हो सकता है एक बार में या कुछ महीनों में वो सबको जॉब न दे पाएँ, लेकिन कुछ रोजगार मुहैया करा दें, सरकारी जॉब मुहैया करा दें और ये प्रतिबद्धता रखें कि हम हर एक घर तक कुछ न कुछ करेंगे, तो ये सब संभव है। इसलिए संभव है कि सरकारें वादा करके आई है, और यदि नहीं भी हो पाती है तो हम रोड पे आ सकते हैं, उनके वादा को याद दिला सकते हैं, हम प्रतिरोध कर सकते हैं। तो ये चीज़ें संभव है, ये सब चीज़ संभव हो सकती है, लेकिन उन पर बुरी तरह अटैक हो रहा है कि ये संभव नहीं है। अरे भाई, हालांकि उस बीच में अब खेलने को विवश हो गया है एनडीए की सरकार। अब वो भी कह रहे हैं कि हम एक
करोड़ जॉब नहीं तो रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे। ये सब तब संभव हुआ कि एक पार्टी ने, एक गठबंधन ने इसके लिए कमिटमेंट कर दी है। तो हमें अब आशा जगी है उस युवा से, तेजस्वी जी से, कि वो इस पीच पे लाने को, विरोधी पार्टी को भी लाने में कामयाब हुए। अब मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में आप देख लीजिए कि मैं किसान सभा से हूँ और किसान सभा पटना जिला का मैं सहायक सचिव हूँ। और एक किसान सभा जिसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1927 में यही पश्चिमी पटना के नाम से उन्होंने गठन किया था, जो बीटा के पास है। और मैं बीटा के ही पास का रहने वाला हूँ। तो मुझे स्वामी जी से जन्म से एक लगाव रहा है। अब मैं अपने परिचय में थोड़ी बता दूं कि मेरा नाम गोपाल शर्मा हुआ। हमारा गांव जो बीटा के पास है, मैं वहां का रहने वाला हूं। बचपन से मेरा लगाव उनकी लेगेसी से, स्वामी जी की लेगेसी से रही है। और मैं गांव की स्कूल से पढ़ा लिखा, वहीं से मैट्रिक किया। फिर मैं 10+2 मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से किया। फिर मैं मगध यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स किया। फिर मैंने 10 साल लगभग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में, जैसे डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन में काम किया। उसके बाद रिलायंस पावर में मैंने काम किया। उसके बाद मेरी जॉब फिर रिलोकेशन में जाने लगी 14-15 में, तो मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मैं मुंबई या दूसरे बड़े शहर में मैं जाने के लिए इच्छुक नहीं था। तो मैंने जॉब छोड़ दिया और उसी 14-15 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार आई। तो मैं देखा कि थोड़े समय मैं घर में रहूं, कुछ और घर की हालात को ठीक करूं, और फिर मैं 5-6 महीने, साल भर के अंदर में फिर दूसरी जॉब के लिए अपना देखूंगा। इसी बीच मैं खास करके मैं स्वामी जी के बारे में कुछ अध्ययन किया। उनको पहले से भी मैं जानता था, और संयोगवश मैं पटना जिला किसान जो संगठन है, जो स्वामी जी का जो संगठन है, मैं उस संगठन से भी जुड़ गया। और तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अब समाज के लिए कुछ काम करूं, सार्वजनिक जीवन में किसानों की जो स्थिति है, जो दुर्गति है, उससे जुड़ूं, उसकी बात समझूं बढ़िया से कि क्या किसानों की स्थिति इतनी दुर्गति क्यों है। खास करके हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, उसमें स्थिति क्यों है किसानों की बुरी। और जब उनकी जो साहित्य है स्वामी जी का, मैं उसको अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में किसानों की स्थिति को पहले बेहतर समझना होगा, फिर उससे जुड़ना होगा। फिर उन्होंने जो कुछ किया अपने जीवन काल में, वो मुझे बहुत प्रेरणा दिया। मैं समझा कि मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं 15-16 से मैं उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 10 साल से। और आज की तारीख में मैं पटना जिला किसान सभा, जिन्होंने स्वामी जी ने जिसका गठन किया था पश्चिमी पटना के रूप में 1927 में, उसके बाद 1929 में बिहार राज्य किसान सभा का गठन किया था सोनपुर में, फिर अखिल भारतीय किसान सभा का हुआ था। तो ये चीज़ें हुई और मैं उससे जुड़ा 14-15 में, और मैं आज तक उससे जुड़ा हुआ हूं। और किसानों के मुद्दे पे मैं बहुत बार यहाँ वहाँ आंदोलन में भाग लिया। आज संयुक्त किसान मोर्चा भी उसमें बना हुआ है, जिसमें कई किसान के संगठन हैं। और इसी बीच आपको मालूम है कि पिछले 4 साल पहले जब 3 कृषि कानून बने, और उस कृषि कानूनों में 3 कृषि कानूनों में जो था कि जो कॉरपोरेट जो खेती है उसकी वकालत सरकार ने करी। उसके बाद फिर जो APMC एक्ट था, समिति बाजार, उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। उसके बाद जो आवश्यक वस्तु जो नियम है उसको उन्होंने लागू किया। ये तो 3 जो कानून थे, उससे जनता को और खास करके किसानों को लगा कि शायद जो किसानों की जो स्थिति है उसको और बिगड़ जाएगी। और उन्होंने पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया दिल्ली में और दिल्ली के आसपास। वहाँ किसानों ने वो किसान आंदोलन जिस तरीके से चली और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को बैकफुट पे लाने को बाध्य किया, मुझे वो चीज़ भी बहुत प्रेरणा दिया कि किसानों ने अपनी शक्ति दिखाई है। अब बारी थी कि बिहार राज्य के जो किसान हैं, जो बिहार जो यदि हिंदुस्तान यदि कृषि प्रधान देश है दुनिया में, तो बिहार भी जो है हिंदुस्तान के अंदर एक कृषि प्रधान राज्य है। पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ राजनीति को बहुत करीब से कि किसानों की स्थिति बुरी होती जा रही है। आप देख लीजिए, खास करके जब जो बिहार राज्य जब 2 भागों में बटा, झारखंड और बिहार, तो खनिज संपदा चली गई झारखंड में। ये लैंडलॉक राज्य है, जहाँ पे समुद्र किनारा भी नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री भी नहीं है। तो खुद मिलाकर के बचा क्या इस राज्य के लिए? शिक्षा, कि आदमी शिक्षा से अपनी स्थिति ठीक कर सकता है। और पिछले 20 सालों से 25 सालों से हम क्या देख रहे हैं कि शिक्षा एक तरह से प्राइवेटाइज हो रही है। जो पब्लिक सेक्टर थे वो प्राइवेट हो गए, बड़े बड़े कॉरपोरेट बन गए। जो जितने धनी थे वो और धनी हो गए। जनता को कुछ नहीं मिला, जनता आज चीटेड फील कर रही है। तो जब उद्योग नहीं हो कि जो गुंजाइश थी, उद्योग को खत्म कर दिया गया, वो प्राइवेट हाथों में चला गया। प्राइवेट सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे सोच रही है, वो थोड़े जॉब के बारे में सोच रही है। ये स्थिति हो गई। आज यदि किसान जो खास करके बिहार में बहुत बड़ी आबादी जो है ग्रामीण है आज बिहार में, और ग्रामीण का मतलब उसकी इकोनॉमी है, कृषि की इकोनॉमी है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं वैसे प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पर 1000-2000 एक महीने की ट्यूशन फीस है। तो इस राज्य को कंगाल किया गया है।
जानबूझ करके कंगाल किया गया है। हम सब 3/4 से ज़्यादा, करीब करीब 80% लोग आज उस चीज़ों को झेल रहे हैं। और उसके बाद ये चुनाव आ गया 2025 की। अब 2025 में नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो आज भी मुख्यमंत्री रहें। उनकी सवारी कर रही है भाजपा, वो चाहती है कि इस राज्य में भी उसकी सरकार रहे। केंद्र में उसकी 10 साल 12 साल से सरकार है और रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। इस राज्य में भी चाहते हैं कि वो नीतीश के नाम को आगे करके, जो उनकी कुछ छवि अच्छी थी और पिछले 2 कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम भी किया था, उसकी सवारी करके जो उनकी अच्छी छवि है, चाहते हैं कि यहाँ पे हम सरकार में आ जाएं। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो जनता को कहीं ना कहीं साल रही है। एक बात। दूसरी बात, यदि एक कैंडिडेट जो लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी जी, अब पिता के छत्र छाया से बाहर आकर के यदि कुछ रोजगार की बातें कर भी रहे हैं, तो मुझे तो आशा है, हम तो सारे बहुत बड़ी जनता आज भी आशा कर रही है, क्योंकि हम आशा ही कर सकते हैं। तो उस पर भी ये अटैक हो रहा है कि वो खुद 9वीं 10वीं पास है। भाई, राजनीति में बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि डिग्रियां खूब रखे हुए हैं, बड़े बड़े अफसर तो डिग्रियां रखे हुए हैं मगर जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बट कुछ तो अफसर जेल चले गए घोटाले में। ये डिग्रियां से मतलब नहीं है। यदि कोई आदमी कम भी पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन यदि वो प्रतिबद्धता दिखाता है कुछ करने के लिए, तो कर सकता है, ये मैं आशा रखता हूँ। बातें बिगड़ जाए तो फिर जनता प्रतिरोध करेगी। हम उनके कोई रिश्तेदार थोड़े लगते हैं, या फिर सारी जनता उनकी रिश्तेदार थोड़े है। जनता प्रतिरोध करेगी और मैं किसी भी गठबंधन को या तो सपोर्ट कर सकता हूं या विरोध कर सकता हूं, लेकिन मैं जनता पे छोड़ता हूं कि जनता डिसाइड करे, और खास करके प्रतिबद्ध जनता डिसाइड करे, जो प्रोग्रेसिव जनता है वो डिसाइड करे। और मैं जहां तक प्रोग्रेसिवनेस की बात बार बार कह रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खास करके तेजस्वी जी को भी, कि आपके गठबंधन में कांग्रेस है। कांग्रेस की एक अच्छी छवि रही है, लंबे समय तक रही है, तो कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे होंगे, लगे हैं, और बहुत को भ्रष्टाचार के आरोप आज भी यदि दूसरी पार्टियों में लग रहे हैं, तो मीडिया की स्थिति ऐसी है कि वो मीडिया जो है तो बढ़िया से दिखा नहीं पाती। तो मैं कह रहा हूं कि उनके गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, जो एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करती है, और वो कॉमनल उसके एजेंडे नहीं रहे हैं। ये मैं इतना कम से कम कह सकता हूं। कुछ लोग यदि होंगे इससे दिगर यदि, तो वो पार्टी बदलते रहते हैं जब पार्टी के नेता उस पर दबाव बनाते हैं तो। लेकिन ये चीज़ें हैं। दूसरी जो गठबंधन में उनके जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां की भी छवि अच्छी है, और जब सीट शेयरिंग का मामला आया, तो मैं चाह रहा था, खास करके मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर लूं, कि मैं चाह रहा था कि तेजस्वी जी पूरी ट्रस्ट के साथ कुछ और सीटें देते कम्युनिस्ट लोगों को और कांग्रेस पार्टी को। इससे उनके गठबंधन और मजबूत होती। ये तो कभी शक नहीं कर सकते कि कम्युनिस्ट पार्टियां चली जाएंगी दूसरे गठबंधन में, या फिर कांग्रेस चली जाएगी दूसरे गठबंधन में। तो इनको किस बात की डर थी? यदि हर हालत में यदि ये जीतते तो तेजस्वी के ही हाथ मजबूत करते। अब मैं इससे दूसरी बात में करने जा रहा हूं, और वो ये कि जब मैं अपने परिचय में जब मैंने कहा कि मैं स्वामी जी के लीगेसी, स्वामी जी के बना हुआ किसान सभा से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे इस देश के, जो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय जुड़े रहे। गांधी जी के आह्वान पे, गांधी जी के समय देश की जो गुलामी थी और गुलामी से बाहर आकर करके इस देश को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी थी, उस समय के वो व्यक्ति थे। उनकी जो अपनी जो पहचान थी वो ऐसी थी कि वो एक सन्यासी का, जो उन्होंने अध्ययन किया था समाज का, दौरा किया था पूरे देश का, धर्म की क्या कमियां थी, धर्म में क्या गलत था, क्या अच्छाई थी, उसको बेहतर समझते थे। साथ ही साथ सन्यासी बनने से भी उनको अट्रैक्शन था, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सके। वो अपने प्रारंभिक जीवन में एक अच्छे साइंस के स्टूडेंट रहे थे, जहाँ तक उनकी मैं किताब पढ़ा हूँ, जानता हूँ। तो वो उनकी एक 2 किताबें मैंने पढ़ा हूँ जिससे मैं प्रेरित हुआ हूँ। उनकी एक किताब है मेरा जीवन संघर्ष। ये बहुत बहुमूल्य किताब है। उन्होंने पूरी बेबाकी से इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी रख दी है। मैं उनका बायोग्राफी भी पढ़ रहा था एक अन्य लेखक से, और वो है जिस किताब का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती महाजागरण का सलाहका पुरुष, एक कुबेरनाथ राय की किताब है। इस किताब में ये 4-5 खंडों में किताब को इन्होंने शीर्षक देते हुए लिखा है। इसमें इस किताब में मैं पढ़ा हूँ, और इसमें जो कंटेंट्स है उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। स्वामी जी की एक पहचान थी कि जब वो शुरुआती दौर में अपनी भी इतिहास लिखे हैं कि वो जिस समाज में पैदा हुए उसका इतिहास क्या है। और उस किताब, जो उनकी किताब है ब्रह्मर्षि वंश विस्तर, उसके बाद जो उनकी जो किताब में जो दूसरी जो चैप्टर है, उसमें वो जो कर्मकलाप के बारे में लिखते हैं। क्योंकि वो एक सन्यासी थे, तो धर्म की क्या व्याख्या है, धर्म में क्या कर्मकांड हैं, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा कर्मकलाप किताब के अंतर्गत। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि स्वामी जी गीता दर्शन, जो गीता किताब है, जो गीता है,
उसका उन्होंने मार्क्सवादी व्याख्या किया। इसी चलते वो पूरी देश दुनिया में एक प्रगतिशील विचारक के रूप में जाने गए। वो समय जो मार्क्सवाद का जो समय रहा, जो रसिया में जो यूएसएसआर जो बना, उससे वो थोड़ी सी वो उससे उनको प्रेरणा मिली और वो उसके प्रति वो उससे वो काफ़ी कह सकते हैं कि वो प्रेरित हुए थे कि एक श्रम की प्रधानता को बहुत बढ़िया से समझते थे कि पूंजी की नहीं श्रम की प्रधानता हो। कि पूंजी कहाँ से आती है? जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके सरप्लस से पूंजी बनती है, और उसकी पूरी तरह की कहानी, उसकी सरप्लस किस तरह से पूंजीवाद को बनाता है, उसकी पूरी कहानी और उसकी पूरी विवेचना, उस पूरी बात को मार्क्स ने समझाया था अपनी किताब में, अर्थशास्त्र में। और उसके बाद वो चीज़ को जानने के बाद मैं उनका फिर वो खुद जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो खास करके एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो किसानों की इकोनॉमी है, किसान जो हिंदुस्तान दुनिया भर में किसान खास करके जो एग्रेरियन इकोनॉमी में कह लीजिए कि कृषि प्रधान देश में, यहाँ वो उस चीज़ को समझना चाहते थे और इससे हिंदुस्तान को उससे जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने किसान संगठन बनाया। किसानों और मजदूरों के वो हामीदार थे कि श्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और श्रम से ही सब कुछ होता है, श्रम से ही पूंजी भी बनती है, तो श्रम की इज्जत होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वामी है, जिसे धर्म की समझ है, मगर जब वकालत करता है वो तो श्रम की वकालत करता है और वो मार्क्सवाद की बात सोचता है, मार्क्सवादी तरीके से दुनिया देखता है, धर्म को भी मार्क्सवादी व्याख्या के नजरिए से देखता है। ये उनकी पहचान थी। और उन्होंने साहित्य, जो किसान का साहित्य बनाया, किसानों का साहित्य, उसमें सारी किताबें उन्होंने लिखा है कि किसान कैसे लड़ें, किसान कैसे देश को खड़ा कर सकते हैं, किसान की अपनी स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने लिखा और मैं भी उससे कहीं ना कहीं उनके विचारों से आत्मसात किया। और मैं आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती वाकई में एक नवजागरण के, या कह लीजिए कि महाजागरण के एक सलाहकार पुरुष थे और हमें उनसे बहुत कुछ सीखनी है। मैं पीछे में एक पोस्टर लगाया हुआ हूँ कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री 29 जून को एक रोड शो में पटना में आए थे, 29 जून नहीं 29 मई को, तो मैं ये मांग करते हुए यही पोस्टर ले गया था कि स्वामी जैसे व्यक्तित्व जो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे और कांग्रेस ने भी शायद उनको तवज्जो नहीं दिया, कांग्रेस से भी मोह भंग हुई, वो एक प्रगतिशील विचारक थे, कम्युनिस्टों के भी संपर्क में रहे, लेकिन कुछ कम्युनिस्ट से भी जो चाहते थे वो कम्युनिस्ट से भी उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिला। और कम्युनिस्टों को जिस तरह से चाहते कि कम्युनिस्ट कुछ इस तरह के कार्यक्रम करें, वो कम्युनिस्ट लोग भी शायद नहीं समझ रहे थे, तो उन्हें कम्युनिस्टों से भी मोह भंग हुआ। आप देख लीजिए कि वो किसी विचार की उन्होंने गुलामी नहीं की, वो बिल्कुल समाज को एक अलग स्तर से देखते थे। और कांग्रेस में रह करके भी एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी एक मोर्चा खोला हुआ था, जो बहुत बार कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो किसी संगठन के डिसिप्लिन को तो समझते थे वो, लेकिन उस संगठन में संगठनकर्ता, उसके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट और उस संगठन के अंदर चाटुकारिता शायद नहीं जानते थे। वो चाटुकारिता करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। ये चीज़ उन्हें एक अलग स्तर का मनुष्य बनाता है, एक अलग स्तर का व्यक्तित्व बनाता है। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और हम चाहते हैं कि आज के तारीख में मैं एक युवा उनके पद पे चलकर, उनके रास्ते पे चल के, उनकी जो सोच थी उस पे चल के मैं भी कुछ न कुछ इस समाज के लिए, इस किसान और किसानी के लिए, इस राज्य के लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे समाज में कुछ लोगों को राहत मिले कि हाँ कुछ लोग हैं जो सीरियस हैं, जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लास्ट में मैं इस बात को इस तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ कि भाई साहब, साथियों, बिहार राज्य के जितने मेरे साथी हैं और जितने यहाँ के जो मतदान करता हैं, वो जब आप वोट देने जा रहे हैं, और ख़ास करके मैं पहली फेज़ में भी कुछ अपना बात रखा था, ये दूसरी फेज़ के इलेक्शन परसों होंगे 11 तारीख को, तो आप इन तमाम चीज़ों को देखिए और देखिए कि हम वो पक्ष को मतदान करें। मैं किसी पक्ष का मैं वकालत नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत बार मैं ये भी चीज़ का समर्थक हूँ कि कोई व्यक्ति यदि अच्छे ही पार्टी में, यदि मैं किसी पार्टी का बारे में थोड़ा सा मैं सहानुभूति भी रखूँ, उस पार्टी में कोई गलत लोग है तो उसकी आप सपोर्ट न करें। और यदि मैं थोड़ी सी दूरी बना के चलता हूँ नीतीश और भाजपा की जो गठबंधन है उससे, तो यदि उसमें भी कोई खास ऐसा आपको लगता है कि उसमें कोई व्यक्ति है जो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम उसको मतदान कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, या फिर आप किनको वोट करेंगे आपकी मर्जी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को तौल करके बढ़िया से कि किस व्यक्ति को और किस गठबंधन को, और अब तो तीसरी एक पार्टी जनसुराज भी है जिसमें तमाम बहुत सारे अच्छे लोगों को भी उन्होंने जोड़ा है, मैं उनका भी एक तरह से प्रशंसा करता हूं कि उस व्यक्ति ने पहले पैदल यात्रा किया, पार्टी बनाई, पार्टी में सारे सीटों पर उन्होंने लोगों को खड़ा किया। ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है कि वो सिर्फ वो केवल गाल बजाते नहीं रहे, उन्होंने पार्टी खड़ा कर दी है।
मैं तो उनका भी प्रशंसा करता हूं, लेकिन फिर जनता आखिर डिसाइड करेगी उन सब सीटों पे कि आखिर उन्होंने किसको दिया है। मैं सारे कैंडिडेट का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जहां से भी उन्होंने दिया है और आपको लगता है कि वो तीसरी पार्टी के भी लोग कुछ ढंग के हैं, उनको वोट दिया जा सकता है, तो आपकी मर्जी है। मगर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज की तारीख में अब समाज बदलनी चाहिए। जो नीतीश कुमार जी एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो बाइज्जत बहुत बढ़िया से उनकी यदि विदाई भी हो तो बाइज्जत उनकी इज्जत से विदाई हो। और मैं तो यहाँ तक ले कहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र को रहने के लिए जितनी सत्ता पक्ष मजबूत होनी चाहिए उतना ही विरोधी पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ता को यदि सत्ता में आती है तो विरोधी पार्टी में यदि आज की तारीख में जो आए वो बहुत बुरी हालत में रहे, न तो कोई बैडली जीते और न कोई बैडली हारे। एक लोकतंत्र बैलेंस होनी चाहिए और उस बैलेंस लोकतंत्र में भी यदि बहुमत से कोई जीत के आता भी है तब भी जनता को हर वक्त सजग रहने की जरूरत है। साथियों, मैं यही इतना कहूँगा कि आप सोच समझ के अपना वोट डालें, मगर हर वक्त सजग रहें, प्रहरी के रूप में रहें कि इस देश को, इस राज्य को एक अच्छा नेतृत्व मिले और आप भी सजग रहिए, तभी आप आगे का समाज हम लोग बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।